Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about types of demand. In the last lecture, we have learned about meaning and introduction of demand, definition of demand, and also about market demand and individual demand. Okay, so let us start with the types of demand. In types of demand, there are 5 types of demand. These questions are also asked in the board exam very oftenly. ये क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो प्रिपेयर करके रखना है. ओके, so let us start with the direct demand. What is direct demand? See, demand you all know, whenever you are demanding a commodity and whenever you are fulfilling the 3 condition, it is known to be as a demand in economics. Okay, अभी जिस कमोडिटी को आप डायरेक्टली डिमांड करते हो, जिस कमोडिटी को आप डिमांड करते हो डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, ऐसी कमोडिटी को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड. ओके, इट इज़ द डिमांड it is the demand wait a minute. It is the demand by the consumer for goods which satisfy their want directly. मतलब ये डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है गुड्स के लिए जो उसके वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली. दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. दे कैन डायरेक्टली कंज्यूम. उसके बाद उसमें कोई ऑफर कोई फर्दर चेंजेस नहीं होता है, डायरेक्टली वो कंजम्पशन के लिए रेडी रहता है. ऐसी कमोडिटी की डिमांड को हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड. Thus, it is the demand for the consumer goods. For example, demand for clothes, sugars, क्लोथ के लिए, शुगर के लिए, फुटवेयर के लिए, हैंडबैग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जो डिमांड होता है उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं रहती. उस कमोडिटी को कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, इसलिए ऐसे कमोडिटी की डिमांड को हम डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ इनडायरेक्ट डिमांड? इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड. इसको डिराइव्ड डिमांड भी बोला जाता है. क्यों? इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. मतलब उसको हम आगे और प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि क्लोथ जो है वो डायरेक्ट डिमांड है, लेकिन क्लोथ बनाने के लिए कॉटन का जो डिमांड है, कॉटन जो है वो इनडायरेक्ट डिमांड है. क्यों? क्योंकि कॉटन फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा, तो इसलिए कॉटन के डिमांड को हम इनडायरेक्ट डिमांड बोलेंगे, वेरएज क्लोथ के डिमांड को हम डायरेक्ट डिमांड बोलेंगे. इट इज़ अ डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर गुड्स. इसको कौन डिमांड करता है? प्रोड्यूसर. जैसे कि कॉटन प्रोड्यूसर डिमांड करता है क्योंकि आगे उसको उस कॉटन का क्लोथ बनाना है. ओके, सिर्फ हम लोग यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकते हैं. सिर्फ डिमांड फॉर टमाटो. ओके, प्रोड्यूसर के लिए वो डिमांड, प्रोड्यूसर टमाटो का डिमांड करेगा. क्यों? फर्दर उसको वो केचप बनाएगा, तो टमाटो विल बी इनडायरेक्ट डिमांड, वेरएज केचप हमारे लिए डायरेक्ट डिमांड होता है. इट इज़ अ डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स. हैंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड. जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो डिमांड है, जैसे कि रॉ मटेरियल डिराइव डिमांड है, उसके बाद लैंड जो है डिराइव डिमांड है, मशीनरी जो है डिराइव डिमांड है, जो उसके लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो डिराइव डिमांड है, उसके बाद जो लेबर यूज़ होते हैं वो डिराइव डिमांड. ओके, हेंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ डिमांड हैव डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड. फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज अ डिराइव्ड और इनडायरेक्ट. डिराइव्ड एंड इनडायरेक्ट. वर्कर्स मतलब कि लेबरर्स. ओके, शुगर फैक्ट्री में जो लेबरर्स का डिमांड होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड. नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ डिमांड, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड. ओके, when 2 or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it is known as joint demand or complementary demand. जब दो से ज़्यादा डिमांड, जब दो से ज़्यादा कमोडिटी या गुड्स को हम डिमांड करते हैं एक साथ हमारे सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड. जैसे कि फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल. ओके, ट्रैवलिंग के लिए वी आर यूजिंग कार ऑल्सो एंड फ्यूल ऑल्सो. तो ये दोनों कैसे डिमांड हो गए? जॉइंट डिमांड हो गए. I hope you all have understood. It's very easy. Okay, then composite demand, the demand for a commodity which can be put to several uses. Okay, ऐसी कमोडिटी जिसको हम बहुत सारे एक साथ बहुत सारे यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं composite demand. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेज. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ कमोडिटी, उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करें. जैसे कि हम उसको लाइट के लिए यूज़ करें, फ़ैन के लिए यूज़ करें, वॉशिंग मशीन के लिए यूज़ करें, तो ऐसी डिमांड को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड. कॉम्पोजिट डिमांड क्या होता है? जब भी एक कमोडिटी को हम सेवरल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं और उसको जब हम डिमांड करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड. यहाँ पे दिया इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फ़ैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. ओके, यहाँ पे यू ऑल कैन टेक मेनी मोर एग्जाम्पल्स. जैसे कि यू ऑल कैन टेक मैंगो. ओके, मैंगो का हम मैंगो शेक बनाते हैं, जैम बनाते हैं, जूस बनाते हैं, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. देन कॉम्पिटेटिव डिमांड, इट इज़ गुड्स फॉर दोज विच आर फॉर सब्सटीट्यूट्स फॉर ईच अदर. ओके, सब्सटीट्यूट मतलब
एक दूसरे के जैसे ये नहीं तो ये, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों के बिना नहीं चल सकते, जैसे पेन इंक के बिना नहीं चल सकता, ओके, इंक के बिना पेन नहीं चल सकता, तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, फ्यूल के बिना कार नहीं चल सकता, तो इसको ऐसे डिमांड को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। एक दूसरे के बिना नहीं चल सके, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एज अ फ्रेंड। और अगर आपको, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिव या सब्सटीट्यूट भी बोल सकते हो, आखिरी तक बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एज अ फ्रेंड, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। वेरएज कॉम्पिटिटिव मतलब दे आर लाइक एन एनिमीज, अगर एक चला तो दूसरा नहीं चलेगा, दूसरा चला तो एक नहीं चलेगा, इस तरीके से। ओके, इट इज़ अ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी के लिए डिमांड होता है तो कॉफ़ी के लिए कम हो जाएगा, अगर कॉफ़ी के लिए डिमांड बढ़ता है तो टी के लिए कम हो जाएगा। ओके, तो ऐसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड या सब्सटीट्यूट गुड्स, जैसे कि शुगर एंड जैगरी। ओके, ये सारे जो टाइप्स ऑफ डिमांड है, इस सब में यू विल हैव टू गिव एग्जाम्पल, इट इज़ कंपलसरी एंड एडवाइजेबल एट द सेम टाइम, देन you will score good marks, क्योंकि statement the sentences are very short and it's very easy, you all can read and also understood. If you all find it any difficult, you all can ask, but otherwise it's very easy. Okay, so I think so we have completed with types of demand. अभी नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वो है हमारा what will say डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स भी बोलो या फैक्टर्स भी बोलो। ओके, डिमांड को जो चेंज करते हैं, ओके, डिमांड को, सॉरी वेट अ मिनट, डिमांड को जो फैक्टर्स चेंज करते हैं, बदलते हैं, जिसके वजह से कमोडिटी का डिमांड चेंज होता है, उसको बोलते हैं फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स। ओके, इसमें सबसे बड़ा तो प्राइस है, उसके बाद भी बहुत सारे हैं, वील बी लर्निंग अबाउट। तो डिटर्मिनेंट मतलब जो डिमांड को चेंज करते, जिसके वजह से डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज चेंज। ओके, सो लेट अस सी द डिटर्मिनेंट्स। द वेरी फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इज प्राइस। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड, प्राइस डिटरमाइन करता है मतलब चेंज करता है, प्राइस तय करता है डिमांड कैसा होगा। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा, मतलब डिमांड चेंज हो रहा है। ओके, कौन डिटरमाइन कर रहा है इसको? प्राइस। कौन सा फैक्टर है? प्राइस ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को चेंज करे, इसलिए बोला है डिटरमिनेंट्स। सो प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कुछ अफेक्ट करता है डिमांड को, वो प्राइस। ओके, कंज्यूमर प्रेफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस। जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं कमोडिटी को, कब? जब प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का कम होता है। एंड दे परचेज अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ हाई, और वो ज़्यादा परचेज करते हैं प्रोडक्ट को क्वांटिटीज़ में जब प्राइस कम होता है। इन शॉर्ट, प्राइस एंड डिमांड इज इन इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसको बहुत ही ईजी याद करना। पहला पॉइंट में आपको क्या याद करना है? प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे, कंज्यूमर प्रिफर मतलब कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करते हैं प्रोडक्ट को इन लार्ज क्वांटिटी कब? व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस। एंड दे परचेज अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी कब? व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज हाई। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, इट इज़ वेरी ईजी। देन देर इज़ एन इनकम। ओके, इनकम भी एक इंसान का होता है जो इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम जो है, अगर इंडिविजुअल का इनकम जो है वो ज़्यादा रहेगा तो वो डिमांड क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो आई विल डिमांड मोर कमोडिटीज़, ओके, मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो इनकम इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस इन्फ्लुएंस करता है, उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ इन्फ्लुएंस करता है वो प्राइस, उसके बाद इन्फ्लुएंस बहुत सारे फैक्टर्स है, तो उसमें वन ऑफ एन फैक्टर इज इनकम। ओके, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेसिंग पावर। मेरे पास जितना इनकम है, मेरा परचेसिंग पावर उतना ज़्यादा रहेगा। परचेसिंग पावर मतलब आप परचेस कर सके, आपकी कैपेसिटी जिससे आप कमोडिटी को परचेस कर सके। सो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेसिंग पावर विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड, जो कि हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब चेंज करता है फॉर द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल दिया है, राइज इन द इनकम विल लीड टू राइज इन द डिमांड। अगर आपका इनकम बढ़ता है, आप डिमांड ज़्यादा करोगे, आपके पास पैसे है तो डेफिनेटली विल डिमांड, ओके, फॉर अ कमोडिटी। एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यहाँ पे अगर आपका इनकम कम होता है तो आपका डिमांड भी कम होता है। यू कैन से डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं ना, जिसमें वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें ना इनकम बढ़ने के बाद भी डिमांड नहीं बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, दैट विल बी लर्निंग आफ्टरवर्ड्स, नॉट नाउ।
तो इसमें याद करने के लिए व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स द परचेसिंग पावर विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, फर्स्ट पॉइंट। ओके, उसके बाद राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ऑल इज वेरी इजी। अभी सब्सटीट्यूट मतलब एनिमीज। ओके, सब्सटीट्यूट मतलब एनिमीज, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्रेंड। एनिमीज मतलब एक बढ़ा तो एक गिरेगा, एक ये गिरा तो ये बढ़ेगा, इस तरीके से क्या है, कमोडिटी अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। ओके, इफ a substitute good is available at a lower price, then people will demand cheaper substitute goods than a costly good। मतलब सब्सटीट्यूट गुड जैसे कि यहाँ पे दिया है, देते हैं हम। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ प्राइस ऑफ शुगर राइजेस, मतलब शुगर एंड जैगरी ये दोनों कैसे गुड्स है, सब्सटीट्यूट गुड्स है, दोनों ही मीठे हैं। अगर ये महंगा होता है तो हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, अगर ये महंगा होता है तो हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर शुगर का प्राइस बढ़ता है तो लोग क्या करेंगे, उसके बदले जैगरी यूज़ करेंगे। मतलब एक का डिमांड अगर चेंज हो, एक का प्राइस अगर चेंज होता है तो दूसरे के लिए डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड इसकी नहीं बढ़ेगी, डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। और अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जैगरी की नहीं बढ़ेगी, डिमांड शुगर की बढ़ जाएगी। ओके, सो इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेज देन द डिमांड फॉर जैगरी विल राइजेज। अगर शुगर का प्राइस बढ़ा, अगर शुगर का प्राइस बढ़ा तो डिमांड शुगर का नहीं होगा, डिमांड किसका होगा, जैगरी। यहाँ पे प्राइस एप्लीकेबल है। ओके, तो जिसका प्राइस बढ़ेगा ना वो डिमांड नहीं किया जाएगा, उसके बदले जो सब्सटीट्यूट रहेगा, क्योंकि दोनों ही मीठे हैं, एक दूसरे का काम कर सकते हैं। अगर शुगर नहीं वी कैन यूज़ जैगरी, अगर जैगरी नहीं वी कैन यूज़ शुगर। सो लाइक दैट हियर यू कैन ऑल्सो यूज़ टी एंड कॉफ़ी। ओके, टी एंड कॉफ़ी का भी एग्जाम्पल, बिकॉज बोथ आर बेवरेजेस, सो इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज you will not demand tea, instead of that what you will demand coffee, both are beverages. Okay, and if the demand for if the price for coffee increases, you will not demand coffee, you will demand tea. So like that. Okay, they are like an enemies, एक नहीं तो दूसरा। ऐसे याद रखना, एक का अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उसका नहीं बढ़ेगा, डिमांड किसका बढ़ेगा, दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री हाउ दे आर लाइक इन फ्रेंड्स। ओके, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उससे दूसरे का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों साथ में ही चलते, जैसे कि फ्यूल और कार। ओके, फ्यूल एंड कार। सी, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो लोग कार डिमांड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इट विल बी कॉस्टली। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ एन मिडिल क्लास पीपल, जो पहले प्राइस देखते हैं। ओके, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो कार का डिमांड कम हो जाएगा। अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो दे विल नॉट डिमांड अ फ्यूल, क्योंकि उन्होंने कार परचेज ही नहीं किया, तो डिमांड तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे यू ऑल कैन ऑल्सो टेक एन पेन एंड इंक। ओके, मेनी मोर एग्जाम्पल्स यू ऑल कैन टेक। तो अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड दूसरे के लिए अपने आप चेंज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, नहीं होगी। ओके, so change in price of one commodity would also affect the demand for the commodity. For example, car and fuel. If the price of fuel rises, then the demand for car will fall. I hope you all have understood. All the concepts are very easy. Complementary, friend like a friend, and substitute like an enemy. Okay, you have to remember this because इसमें confusion होता है बच्चों को. Now, nature of a product. If a commodity's necessity of its use is unavoidable, then the demand will continue to be the same irrespective corresponding the price. कुछ कमोडिटी ऐसे होते हैं जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, इट्स वेरी यूज़फुल फॉर ह्यूमन बीइंग। ऐसी कमोडिटी के प्राइस कितने भी बढ़ने दो उसका डिमांड नहीं चेंज होगा, जैसे कि सॉल्ट हो गया। ओके, जैसे कि ऑयल हो गया, जैसे कि मेडिसिन हो गया। ये जो कमोडिटीज़ है ना, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके बिना नहीं रह सकते हो, तो इसके प्राइस कितने भी बढ़ने दो। ओके, नेचर ऑफ अ कमोडिटी जो है, जैसे कि जो बहुत ही कैसे नेचर का है, बहुत ही नेसेसिटी नेचर का है, बहुत ही ज़रूरी नेचर का है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये नेचर के जो प्रोडक्ट के जो डिमांड होते हैं वो कभी बदलते नहीं, कितना भी प्राइस रहने दो। ओके, सो इफ़ अ कमोडिटी इज़ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज़ अनअवॉइडेबल, देन द डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, डिमांड नहीं चेंज होगा इर्रेस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग प्राइस। इर्रेस्पेक्टिव मतलब डिमांड की प्राइस कितना भी चेंज होने दो। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। अभी जो मेडिसिन है, अगर एक इंसान को बीपी का प्रॉब्लम है तो वो प्राइस कितना भी बढ़ने दो लेकिन वो मेडिसिन परचेस करेगा और कंज्यूम करेगा, मतलब डिमांड करेगा।
ओके, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कमोडिटी, दैट नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, मतलब डिमांड कितना भी चेंज होने दो और प्राइस कितना भी चेंज होने दो, डिमांड नहीं चेंज होगा। ओके, नाउ साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर कमोडिटी। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। द स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन द स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर कमोडिटी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पॉपुलेशन जो है वो डिमांड को चेंज करता है। कैसे? पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन कम होगा डिमांड कम होगा। ओके, देन एक्सपेक्टेशन, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग कि आगे चल के इस कमोडिटी का प्राइस इतना होगा, तो इसकी वजह से भी आपका डिमांड चेंज होता है। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर। अगर कंज्यूमर ऐसे सोचता है कि कोई भी कमोडिटी, कोई भी एक कमोडिटी का आगे चल के प्राइस कम होने वाला है, तो वो अभी उसको कम परचेस करेगा। एंड इन प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, मतलब वो प्रिवेलिंग प्राइस पे क्या करेगा, उसको कम परचेस करेगा। बाद में जब उसका प्राइस कम हो जाएगा तब वो उसको डिमांड करेगा। सिमिलरली इफ़ ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर ही विल बाय मोर एट द प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। अगर उसको लगता है कि आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रिवेलिंग प्राइस पे परचेस करेंगे। यहाँ पे यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, वेन एवर द मोबाइल फ़ोन्स आर लॉन्च्ड, ओके, तो उसके जो प्राइस रहते हैं वो हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो वहीं 5-6 महीने के बाद उसके प्राइस क्या हो जाते, कम हो जाते। तो जब वो ज़्यादा प्राइस है और कंज्यूमर को ऐसे लगता है कि आगे चल के इस मोबाइल फ़ोन का प्राइस कम होगा, तो वो अभी डिमांड नहीं करेगा, वो 5 से 6 महीने बाद करेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे जो फ्यूचर राइज इन प्राइस है उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि इसे फॉर एग्जाम्पल अगर फेस्टिवल आने वाले हैं तो आप अभी परचेस कर लो कि कमोडिटी, आपको ऐसे लगेगा जब फेस्टिवल पास आएगा कोई भी फेस्टिवल, तो कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप टेंड्स द प्रेफरेंसेज ऑफ अ कंज्यूमर विल लीड टू फॉर अ डिमांड फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। आप जिस कमोडिटी को एकदम अच्छे से एडवर्टाइज करते हो उसका डिमांड ज़्यादा रहता है, और जिस कमोडिटी का एडवर्टीजमेंट उतना नहीं होता है उसका डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स एंड टूथब्रश, जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा, जितना ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट करोगे, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट करोगे, उतना ज़्यादा आपका डिमांड बढ़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट भी चेंज करता है। देन टेस्ट हैबिट एंड फैशन, टेस्ट एंड हैबिट ऑफ अ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। इफ़ अ कंज्यूमर लाइक्स to eat chocolate or consume tea, he will demand more of them. Similarly, new fashion hits the market, the consumer demands that particular type of commodity. से टेस्ट हो गया आपका, किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। ओके, किसी को चाय पसंद है तो वो चाय का डिमांड करेंगे, किसी को कॉफ़ी। तो आपका टेस्ट, किसी को हैबिट रहता है चाय की तो वो डिमांड करते, किसी को नहीं रहते, दे डोंट डिमांड। ओके, सो हैबिट, प्रेफरेंस, कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है, कोई एप्पल फ़ोन यूज़ करता है, तो ये प्रेफरेंस के हिसाब से। ओके, सो टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन ऑल्सो, जो आउटडेटेड फैशनेबल क्लोथ्स होते हैं उसको हम डिमांड नहीं करते, जो प्रेजेंटली जो फैशन के क्लोथ्स रहते हैं उसको हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन, जो डिमांड को चेंज करता है, अफेक्ट करता है, इसीलिए बोला गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सडनली द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल, अगर वो जो भी कमोडिटी, अगर वो आउट ऑफ फैशन, बेसिकली क्लोथ्स हो गया, फुटवेयर्स हो गया, बैग्स हो गया, तो ये आउट ऑफ फैशन चला जाता है। इवन पहले देखो कीपैड फ़ोन का ज़्यादा डिमांड था, अभी कोई कीपैड फ़ोन नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया है, अभी सब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और भी अच्छे अच्छे फ़ोन मार्केट में। तो इस तरीके से ये सब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जो डिमांड को चेंज करती है। ओके, देन लेवल ऑफ टैक्सेशन, हायर द रेट ऑफ टैक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड, जितना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स आप कमोडिटी पे लगाओगे उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो लोग उसको कम डिमांड करेंगे, विच इन टर्न वुड रिजल्ट टू डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि टैक्सेशन पॉलिसी, ओके वेट, टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट, टैक्स ज़्यादा रहेगा अगर इनडायरेक्ट टैक्स जो है जीएसटी जिसको बोलते हैं, अगर ज़्यादा रहेगा कमोडिटी पे, या डायरेक्ट टैक्स भी अगर आप ज़्यादा टैक्स भरे तो आप डिमांड कम करो। ओके, सो नाउ लेट अस सी द अदर फैक्टर्स। क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर कुछ ड्रॉट होता है, फ्लड आता है, ओके, तो ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाता है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आप नई टेक्नोलॉजी डिमांड करोगी। गवर्नमेंट पॉलिसी,
गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पॉलिसी निकालती है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ पॉलिसी निकाल दी, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोड्यूसर का एग्जांपल लेते हैं। ओके, गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ पॉलिसी निकाली जिससे प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने में बहुत खर्चा लग रहा है, तो वो उस कमोडिटी का डिमांड नहीं करेगा, उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, देन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन जो है अफेक्ट करते हैं डिमांड को। सो दीज आर ऑल अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड इन स्पाइट ऑफ द अबाव फैक्टर्स विच वी हैव लर्न अफेक्ट द डिमांड। यू कैन सी ये सारे फैक्टर्स जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, चेंज करते हैं। बहुत ही ईजी है, इवन इफ़ यू रीड यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। टाइप्स ऑफ डिमांड भी बहुत ईजी है। ट्राई टू गिव एग्जाम्पल. The more example you'll give, the more marks you'll score. Okay, I hope you all have understood. So thank you for today's lecture. In the next lecture we'll be learning about law of demand, which is very important. So thank you for today's lecture.